इकोलॉजी के बाद अब चैप्टर सेकंड जो है वो बात करता है एनवायरनमेंट की, और उससे रिलेटेड एक और टर्म है हैबिटेट की। ओके, तो सबसे पहले एनवायरनमेंट और हैबिटेट में क्या डिफरेंस है। एक तो आप समझ लीजिए कि हर हैबिटेट एनवायरनमेंट जो है वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकता है, बट हर एनवायरनमेंट किसी ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट हो ये जरूरी नहीं है। ओके, एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड और अफेक्ट, देखिए सराउंड्स तो बच्चों के लिए होता है कि हाँ एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एन एनवायरनमेंट, लेकिन अब इसमें ना इफेक्ट वर्ड जो है वो आप जोड़ सकते हैं, इसके जगह आप इम्पैक्ट भी जोड़ सकते हैं। जो चीज़ सराउंड करती है, इम्पैक्ट करती है एक ऑर्गेनिज्म को पूरे लाइफ टाइम के लिए, उन सभी चीज़ों को कलेक्टिवली हम एनवायरनमेंट में काउंट करते हैं। वो एबायोटिक भी हो सकता है और बायोटिक भी हो सकता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस से लेकर के इंसान तक, या फिर जब डायनासोर थे तब, या अभी भी वेल तक, एवरीथिंग, मतलब स्मॉल से लेकर के माइक्रो से लेकर के और जायंट स्पीसीज तक, सभी जो है वो अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल। Environment is defined as the sum total of living, non-living component that influences and events surroundings an organism. ऑर्गेनिज्म को सराउंड करने वाला हर इवेंट, और उसके अलावा बायोटिक, एबायोटिक, सारे कंपोनेंट्स जो मिल करके एक स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, उसको हम एनवायरनमेंट में काउंट करते हैं। हैबिटेट क्या होता है? ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरनमेंट बट ऑल एनवायरनमेंट्स आर नॉट हैबिटेट। ओके, बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे कि आप पोलर रीजन्स पे ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई न कोई किसी का हैबिटेट हो, बट अगर हैबिटेट है तो वहाँ पे एनवायरनमेंट जरूर होगा। इट इज़ अ फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड कोरस्पॉन्ड्स टू एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कह सकते हैं कि कौन कहाँ मिलता है, उस तरीके से आप इसको समझिए। इट इज़ एन इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एरिया इनहेबिटेड बाय पर्टिकुलर स्पीसीज, प्लांट, एनिमल। बहुत जगह आपने सुना होगा कि जैसे अब कैलिफोर्नियन आलमंड, अब वो उस नाम के आगे कैलिफोर्निया क्यों लगा हुआ है? तो ये वो चीज़ है क्योंकि उस एनवायरनमेंट का है वो। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो एक एनवायरनमेंट में मिलता है, दूसरे एनवायरनमेंट में नहीं मिलता है। एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस बना दिया है, किसी भी जगह पे उगाया जा सकता है, बट जो नेटिव प्लेस होता है, जिसको हम आगे के वीडियोस में निच करके हम समझेंगे इसको, ठीक है, तो वो उस चीज़ का एनवायरनमेंट होता है और वो उसका हैबिटेट है एक्चुअली। जैसे अब गिर के कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं, तो गिर इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर एशियाटिक लॉयन के लिए, जो गिर के जंगल है। अ सिंगल हैबिटेट मे बी कॉमन फॉर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म विच हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट। अगर दो से एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज है जिनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर है और वो किसी एरिया में रह रहे हैं, तो वो उनका कॉमन हैबिटेट हो सकता है। वेरियस स्पीसीज शेयरिंग अ हैबिटेट दस हैव अ सेम एरियाज एंड, जैसे कि आप फॉरेस्ट ले लीजिए या फिर आप रिवर ले लीजिए। अब रिवर में रहने वाले जितने भी स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है। ओके, तो ये डिफरेंस है एनवायरनमेंट एंड हैबिटेट में। थोड़ा और क्लोजली देखें, हैबिटेट ऑलवेज हैव अ लाइफ। अगर लाइफ नहीं है, कोई लिविंग बीइंग नहीं है, तो हैबिटेट किसका होगा? वो एनवायरनमेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे लाइफ हो। वहाँ पे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को भी हम एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, लेकिन जब तक लिविंग कंपोनेंट नहीं होगा वो हैबिटेट नहीं होगा। सो इट इज अ डिफाइंड अ प्लेस और एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म। जब तक लाइफ फॉर्म नहीं होगा तब तक वो हैबिटेट नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं अ हैबिटेट इज ऑलवेज एन एनवायरनमेंट, बट एनवायरनमेंट जरूरी नहीं है कि वो हर बार हैबिटेट हो किसी न किसी का। एनवायरनमेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट का होगा तो वहां पे हैबिटेट नहीं होगा। अ हैबिटेट इज ऑलवेज अ प्रेफरेंस ऑफ वन स्पीसीज, कि कौन कहाँ रहता है। अब ये हैबिटेट की बात करें तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, तो वो अपने हैबिटेट को चेंज करती हैं जहाँ पे उनका एनवायरनमेंट सुटेबल होता है। ओके, सो यूजुअली द एनवायरनमेंट गवर्न्स द प्रॉपर्टीज ऑफ हैबिटेट बट नॉट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब हैबिटेट जो है वो एनवायरनमेंट को गवर्न नहीं कर सकता, लेकिन एनवायरनमेंट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे स्पीसीज जरूर होगा, वो हैबिटेट को जरूर गवर्न करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
फिर इसी में आता है, जब हैबिटेट की बात करें या एरिया की बात करें एनवायरनमेंट की, तो बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो स्फीयर है जिसमें बायो यानी कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट भी है और उसके साथ साथ लिविंग कंपोनेंट भी है, यानी कि ये प्लांट लिविंग हो गया और ये फिश लिविंग हो गया। इट इज बायोलॉजिकल कंपोनेंट सपोर्टिंग लाइफ with non-biological यानी कि abiotic component also. It includes all living organism on earth together with dead organic matter produced by them. Dead matters भी उसमें हम include करेंगे। Biosphere is absent at extremes of north and south. कारण ये है कि इतने component होते हैं कि वो जो आपके living part है वो sustain नहीं कर सकते हैं। कुछ higher altitude पे 8000 मीटर से भी ऊपर के एनवायरनमेंट में या उस नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में कंपोनेंट्स के साथ लाइफ सस्टेन तो करती है, बैक्टीरिया होते हैं, बट वो लीड करते हैं डोरमेंट लाइफ को, वो एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये बायोस्फीयर है। फिर एक और टर्म आता है इकोटोन। पूरी एनवायरनमेंट के सेशन में आपको इन सभी वर्ड्स पे खास ध्यान देना है, ठीक है। इकोटोन को आप ये समझ लीजिए कि ट्रांजिशनल जोन होता है एक तरीके का। ये देखिए आप, ये इकोटोन है। अब ये ट्रांजिशनल जोन है, ये तो प्योरली एक्वाटिक हो गया, ये प्योरली टेरेस्ट्रियल हो गया। इट इज अ जोन ऑफ फंक्शनल बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, और इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन होता है उस जोन को हम इकोटोन बोलते हैं। अब इसमें आपके जो लिविंग बींग्स होते हैं वो ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वाटिक भी होंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब दोनों ही हैबिटेट को शेयर करते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इसमें ग्रासलैंड है एक, तो आपका इकोटोन, एस्चुरी है, रिवर बैंक है। अब इसको समझेंगे तो रिवर जो है वो एक्वाटिक हो गया और रिवर बैंक जो है वो इकोटोन हो गया, और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ हो गया। ठीक इसी तरीके से एस्चुरीज की बात करें तो जब रिवर फ्लो करेगा ओशियन में, तो ये जो पार्ट होगा ये ना तो ओशियन है ना रिवर है, तो ये इकोटोन हो गया आपका। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इकोटोन की? क्वाइट एंड वाइड, नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। इट हैज द कंडीशन इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम। एक कंडीशन होता है इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन, बीच का होता है ये। इट इज लीनियर एज इट शोज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीसीज composition of one incoming community and simultaneously decreases the species to outgoing adjoining community. इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। देखिए जब ट्रांजिशन होगा तो एक टेरेस्ट्रियल जो इकोलॉजी है या टेरेस्ट्रियल जो लाइफ सस्टेन करने वाले स्पीसीज है वो एकदम से डिक्रीज करेंगे और फिर उसके बाद एक्वाटिक में इंक्रीज करेंगे, लेकिन इकोटोन में ये एक इंक्रीज करता है और दूसरा डिक्रीज करता है। ओके, तो ये है। अ वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन सम ऑर्गेनिज्म विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एडजॉइनिंग कम्युनिटीज। एडजॉइनिंग कम्युनिटीज का अगर एग्जांपल लें, जैसे ये रिवर है और ये आपका टेरेस्ट्रियल हो गया, तो रिवर में तो एक्वाटिक लाइफ मिलेगा आपको, टेरेस्ट्रियल लाइफ यहाँ मिलेगा, लेकिन ये जो जोन है इसमें कई बार एंटायरली डिफरेंट स्पीसीज आपको मिल जाएगा। वो इकोटोन का ये एक फीचर है। नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑल्सो डिफरेंट। अगर कई बार बढ़ जाता है तो हम इसको एज इफेक्ट बोलते हैं और उस स्पीसीज को एज स्पीसीज बोलते हैं, जो प्राइमरीली बहुत ही ज्यादा नंबर में इकोटोन में मिलते हैं। ओके, सो इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज इफेक्ट इज जनरली सीन टू दी बर्ड्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो है वो बर्ड्स जो है वो एज स्पीसीज होती है, ये चीज आपको ध्यान में। एक डेंसिटी ऑफ बर्ड इज ग्रेटर इन मिक्स्ड हैबिटेट। जब कोई भी हैबिटेट, जैसे इकोटोन है तो मिक्स तो होगा ही होगा क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है, दो इकोसिस्टम्स का, दो अलग अलग स्पीसीज के एरिया का जो है वो ट्रांजिशन जोन है, इंट्रैक्शन जोन भी आप इसको कह सकते हैं। तो ऐसे में जनरली जो होता है मिक्स हैबिटेट में बर्ड्स जो है वो एज स्पीसीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो एक और टर्म है निच। अब ये क्या होता है, इसको लेमन लैंग्वेज में समझिए कि
ये इंसान का बिल्कुल अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक फैक्टर है जो उसके सस्टेनेबिलिटी के लिए, जो उसको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। ये उसका हैबिटेट है, उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब जैसे देखें, जनरल हम बोलते हैं कि ह्यूमंस का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है बॉडी का, तो वो उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि वो टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन स्पीसीज का निच है। इट इज़ ए यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एक यूनिक प्लेस या फंक्शनल फीचर है ये इसका, ठीक है। अ निच इज यूनिक फॉर स्पीसीज विच मीन्स नो टू स्पीसीज हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल निच। निच जो है वो किसी भी दो स्पीसीज का सेम नहीं होता है। we have to conserve species in its native habitat. We should have knowledge about the niche requirement. अगर हम स्पीसीज के उसके पर्टिकुलर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट नहीं जानते हैं तो कंजर्वेशन में हमें प्रॉब्लम होगी। उसके सर्वाइवल का कितना टेम्परेचर है, उसको कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, उसके एनवायरनमेंट में फूड क्या चाहिए पर्टिकुलरली, वो फूड जो सिर्फ वही स्पीसीज कंज्यूम करता है, उसके अलावा वो फूड मतलब उस स्पीसीज किसी और स्पीसीज को उस फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो उसका निच है। निच का मतलब आप इसको समझिए कि बिल्कुल उसका अपना, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ निच क्या हो सकता है? हैबिटेट निच, जहां वही रहता है, उसका पर्टिकुलर एरिया है वो। फिर फूड जो वो खाता है या जो डिकम्पोज करता है। प्रोडक्टिव निच, रिप्रोडक्टिव निच, किस तरीके से और कब वो रिप्रोड्यूस करता है स्पीसीज। फिजिकल एंड केमिकल निच, टेम्परेचर क्या है, लैंडस्केप क्या है, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी और अदर फिजिकल रिक्वायरमेंट जो स्पीसीज के उसी के रिक्वायरमेंट के सूटेबल होती हैं। तो ये उसका निच होता है। ओके, तो ये टर्म्स था। अब इसके बाद आगे वाले सेशन में आपको एनवायरनमेंट का डिटेल पार्ट और भी ज़्यादा डिटेल पार्ट में इस चीज़ को हम कवर करने वाले हैं।